मूवी की बिगनिंग एक फेमस साइंस फिक्शन थॉट से होती है। अगर हमारे प्लानिट पर ज्यादा हिस्सा पानी का है तो इसे सिर्फ अर्थ कहना कितना अजीब है। इसी थॉट के बीच हम जैसन को देखते हैं। जैसन समुद्र के पास फिशिंग कर रहा होता है। उसके हुक में एक छोटी सी फिश फंस जाती है, लेकिन जैसन उसे वापस पानी में छोड़ देता है। थोड़ी देर बाद उसकी नजर आसमान पर पड़ती है। दूर से काले बादल उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। रेडियो पर स्टॉर्म की वार्निंग आ रही होती है। जैसन समझ जाता है कि वेदर खराब होने वाला है, इसलिए वो अपनी कार लेकर घर की तरफ निकल पड़ता है। जैसन एक छोटे से नेबरहुड में रहता है। घर पहुंचने के बाद उसे कुछ रिजेक्शन लेटर मिलते हैं। जैसन एक इंजीनियर है, लेकिन फिलहाल उसके पास जॉब नहीं है। पैसे की प्रॉब्लम इतनी है कि वो अपने पुराने घर की रिपेयर्स भी नहीं करवा पा रहा था। उसकी वाइफ एन इस बात को लेकर ऑलरेडी बरीड है। लेकिन जैसन घर के अंदर आते ही अपने ओल्ड डॉग कैसिडी, जिसे फैमिली प्यार से कैस बुलाती है, उसके साथ खेलता है। फिर वो एन को जगाता है और कुछ ही देर में उनके बच्चे ग्रैम और रुथ भी आ जाते हैं। कुछ पल के लिए फैमिली बिल्कुल नॉर्मल लाइफ एंजॉय कर रही होती है, लेकिन उन्हें नहीं पता था ये उनकी नॉर्मल लाइफ का आखिरी दिन हो सकता है। ब्रेकफास्ट के वक्त अचानक घर का नेटवर्क कनेक्शन चला जाता है। एन फिर से जैसन को हाउस शिफ्ट करने के लिए कहती है। उसका कहना होता है कि घर ऑलरेडी डेंजरस कंडीशन में है, वॉल्स में क्रैक्स हैं और चिमनी कभी भी गिर सकती है। लेकिन जैसन के पास पैसे नहीं है। तभी बच्चे क्रिसमस ट्री की बात करते हैं। जैसन ने उनसे प्रॉमिस किया था कि वो क्रिसमस ट्री लेकर आएगा। बच्चों की जिद के बाद फैमिली बाहर जाने के लिए रेडी होती है। रुथ सबसे पहले डोर खोलने की कोशिश करती है। डोर नहीं खुलता। ग्रैम ट्राई करता है, फिर जैसन, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। जैसन को लगता है शायद लॉक जाम हो गया है। वो दूसरे डोर्स और विंडो चेक करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं खुल रहा होता। न ग्राउंड फ्लोर, न ऊपर फ्लोर, न गार्बेज। जैसन क्रोवर से विंडोज तोड़ने की कोशिश करता है। ग्लास पर क्रैक आ जाते हैं, लेकिन ग्लास टूटता नहीं है। अब फैमिली को समझ आ जाता है वो अपने घर में लिटरली ट्रैप्ड हो चुके हैं। जैसन सामने वाली घर की तरफ देखता है। वहाँ मिस्टर रिचार्डसन मिरर के थ्रू कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तब फैमिली को पता चलता है सिर्फ उनका घर नहीं, पूरा नेबरहुड, आसपास के पूरे लोग ट्रैप्ड हैं। लेकिन एक पर्सन घर के बाहर था। उसका नाम था सुजाने। वो जॉगिंग करने के लिए बाहर निकली हुई थी। जैसन और एन उसे हेल्प लाने के लिए कहते हैं। सुजाने उनकी बात सुन नहीं पाती। वो अपने घर के पास जाती है, लेकिन उसका डोर भी नहीं खुलता। फिर उसका हस्बैंड ग्रेग उसे गेस्टर से बाहर हेल्प ढूंढने के लिए कहता है। सुजाने मदद मांगने के लिए चली जाती है। सब लोग उसका वेट करते हैं, लेकिन सुजाने वापस नहीं आती। अब जो पड़ोसी लोग थे मिरर्स और व्हाइट बोर्ड्स के थ्रू कम्युनिकेट करना शुरू कर देते हैं। किसी को लगता है गवर्नमेंट का एक्सपेरिमेंट हो सकता है, कोई एलियंस को ब्लेम करता है, लेकिन किसी के पास आंसर नहीं होता। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है, क्या सिर्फ उनकी साइड के लोग ट्रैप्ड हैं या पूरी दुनिया? रात को जैसन एन को एक गन दिखाता है। उसने ये गन फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए खरीदी थी। एन पहले गुस्सा होती है, लेकिन सिचुएशन को देखते हुए वो जैसन से गन चलाने के लिए कहती है। रात को जैसन फिर डोर को ओपन करने की कोशिश करता है। वो डोर के मैकेनिज्म को ड्रिल से चेक करता है। तब उसे एक अजीब चीज नोटिस होती है। बारिश का पानी नॉर्मल नहीं है। जहाँ भी ये पानी जा रहा है वहाँ एक इनविजिबल बैरियर क्रिएट हो रहा है। घर के आसपास एक ऐसी लेयर बन रही है जो डोर्स और विंडोज को सील कर रही है। जैसन को समझ आ जाता है ये किसी नॉर्मल स्टॉर्म का इफेक्ट नहीं है, मतलब ये कोई इंसानी चीजों का इफेक्ट नहीं है। सुबह बारिश रुक जाती है, लेकिन डोर्स अब भी लॉक्ड हैं। फैमिली को समझ आ जाता है कि अब उन्हें लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। उनके पास लगभग 2 महीने का राशन होता है। जैसन पानी और लाइट को केयरफुली यूज करने के लिए रूल बना देता है। गैस भी बहुत बूढ़ा हो चुका है और वो बीमार भी था। वो बाहर जाना चाहता था, लेकिन गेट नहीं खुलता। जैसन उसे घर के अंदर ही मैनेज करता है। बच्चे बोर होने लगते हैं। जैसन उन्हें सर्वाइवल स्किल्स सिखाता है, फिश क्लीन करना, फूड को प्रिजर्व करना और फ्यूचर के लिए प्रिपेयर रहना। इन घर में वेजिटेबल्स ग्रो करने के लिए प्लानिंग शुरू कर देते हैं। फैमिली अपनी इम्पॉसिबल सिचुएशन को एक रूटीन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। टाइम पास होता रहता है। क्रिसमस आ जाता है, लेकिन जैसन प्रॉमिस क्रिसमस ट्री नहीं ला सकता। फिर भी फैमिली अपने घर में क्रिसमस सेलिब्रेट करने की कोशिश करती है। इसी वक्त रूथ एक स्ट्रेंज चीज को नोटिस करती है। वो बाहर किसी मिस्टीरियस क्रिएचर को देखने का क्लेम करती। रूथ उसे रेन वॉकर के नाम से डिस्क्राइब करती थी। उसके अकॉर्डिंग वो क्रिएचर उनसे कम्युनिकेट करना चाहता है, लेकिन फैमिली को लगता है कि रूथ ने शायद कोई एनिमल देखा है। रूथ बार बार इंसिस्ट करती है वो फ्रेंडली है, लेकिन जैसन उसकी बात सीरियसली नहीं लेता और यही डिसीजन बाद में बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला था। एक रात रूथ की आंख खुल जाती है। उसे बाहर से स्ट्रेंज विस्लिंग साउंड सुनाई देती है। वो विंडो की तरफ देखती है और तभी सुजाने भागती हुई विंडो से टकरा जाती है। पूरी खून से लथपथ होती है। वो फैमिली को वार्निंग देने की कोशिश करती है। उसकी आवाज से पूरा घर हिल जाता है। सुजाने सिर्फ एक वार्निंग दे पाती है, हाइड। और अगले ही मोमेंट कोई इनविजिबल फोर्स सुजाने को डार्कनेस में खींच लेती है। फैमिली के सामने वो डिसअपियर हो जाती है। लाइटिंग फ्लैश होती है और उसके बाद बाहर कुछ भी नजर नहीं आता। अब जैसन को समझ आ जाता है बाहर कुछ है और वो फ्रेंडली नहीं लग रहा। जैसन फैमिली को वार्निंग देता है रेन के वक्त कोई विंडो के पास नहीं जाएगा। सब कर्टेन्स क्लोज कर दिए जाते हैं। रूथ फिर अपनी ड्राइंग्स दिखाती है। उसने इन क्रिएचर्स को पहले भी ड्रॉ किया था और उसका कहना होता है इनमें से एक क्रिएचर
फ्रेंडली है। जेसन इस बात पर बिलीव नहीं करता, उसके लिए मॉन्स्टर मतलब डेंजर। लेकिन अब एक और प्रॉब्लम शुरू हो चुकी थी, खाने की कमी होने शुरू हो गई थी। उनका खाना खत्म हो चुका था, कुछ लोग भूख से मरने लगे थे और जेसन के पास भी लिमिटेड फूड था। वो चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर सकता था। कैश की कंडीशन और खराब होती जा रही थी, उसकी मेडिसिन खत्म हो चुकी होती है। जेसन उसका पेन देख नहीं पाता। आखिरकार जेसन को अपने डॉग को उसके सफरिंग से फ्री करने का पेनफुल डिसीजन लेना पड़ता है। एन बच्चों को दूसरे रूम में भेज देती है। जेसन गन लेकर कैश को शूट कर देता है। ये मोमेंट जेसन को अंदर से तोड़ देता है, लेकिन सर्वाइवल की सिचुएशन और भी क्रूअल थी। फैमिली को फूड चाहिए था और जेसन कैश की बॉडी को प्रिजर्व करने का डिसीजन लेता है। उस पर और कोई ऑप्शन नहीं था, नहीं तो उन पे खाना भी नहीं बचता। ये फैमिली के लिए इमोशनली बहुत डिफिकल्ट मोमेंट होता है, लेकिन अब सर्वाइवल के रूल्स बदल चुके थे। जेसन बाहर नहीं जा सकता, तो वो एक पुलिस सिस्टम डेवलप करता है। उसका आइडिया सिंपल था, घर के अंदर रहकर बाहर के एनिमल्स को ट्रैप करना। पहले फॉक्स को ट्रैप करने की कोशिश होती है तो प्लान फेल हो जाता है। जेसन दोबारा सिस्टम डिजाइन करता है। इवेंचुअली वो एक स्क्वेरल को कैप्चर कर लेता है। फैमिली को फूड मिलता है। बाद में जेसन और एन घर के एक रूम की फ्लोर को हटाकर फार्मिंग शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे उनका सर्वाइवल सिस्टम इम्प्रूव होता जाता है और इसी तरह महीने बीत जाते हैं, फिर साल। अब इस स्टोरी में एक बड़ा टाइम जंप होता है। 5 साल बीत चुके हैं। रूथ और ग्रेम बड़े हो चुके थे। इनकी फार्मिंग सक्सेसफुल हो चुकी है। जेसन ने अपने ट्रैप्स को ऑटोमेटिक बना दिया है। बाहर का एनवायरनमेंट कम्प्लीटली चेंज हो गया है। ह्यूमन इंटरफेरेंस ना होने की वजह से ट्रीज ग्रो हो चुके हैं और जो जानवर थे वो वापस आ चुके हैं और आसमान भी बिल्कुल साफ था। नाइवा रोड एक जंगल में कन्वर्ट होने लगा था, मतलब जो उनका इलाका था पूरा वो जंगल में कन्वर्ट होने लगा था। लेकिन फैमिली के लिए एक और प्रॉब्लम है। ग्रैम अब बाहर जाना चाहता था। वो सालों से एक ही घर में रहकर फ्रस्ट्रेट हो चुका है। जेसन उसे रोकता है। दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट्स होने लगते हैं। एन भी जेसन को समझाती है, बच्चे अब बच्चे नहीं रहे, उन्हें रियलिटी समझने देनी होगी। एक दिन बारिश शुरू होती है। फैमिली रेन वाटर कलेक्ट कर रही होती है, तभी एक मॉन्स्टर घर के बाहर आ जाता है। फैमिली हाइड कर लेती है, लेकिन क्रिएचर मेन डोर खोल देता है। मॉन्स्टर घर के अंदर घुस जाता है। उसके आसपास टेम्परेचर रैपिडली ड्रॉप होने लगता है। प्लांट्स फ्रीज हो जाते हैं, मतलब जो उनकी इतने सालों की तैयारी थी वो सब खराब हो जाती है। पानी जम जाता है। फूड और क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब फैमिली को समझ आ जाता है ये कोई नॉर्मल एनिमल नहीं है। ये क्रिएचर ऑलमोस्ट क्रैकन और स्ट्रेंज लैंड क्रिएचर का कॉम्बिनेशन लगता है। लेकिन रूथ फिर भी वही बात कहती है, ये एलियन नहीं है। रूथ समुद्र से रिलेटेड क्रिएचर्स के बारे में रिसर्च करती है। तो उसे लगता है शायद मरमेड्स, क्रैकन और दूसरे मिथिकल सी क्रिएचर सिर्फ स्टोरीज नहीं, शायद ये क्रिएचर अर्थ के ही हैं जो समुद्र में रहते हैं और अब बाहर आ गए। इसी बीच एक स्मॉल पैरेट ट्रिप में फंसकर घर के अंदर आ जाता है। रूथ उसे फ्री करने की कोशिश करती है, लेकिन फ्राइटेंड एनिमल उसे बाइट कर लेता है। उसकी कंडीशन वर्सन होने लगती है, मतलब उसकी कंडीशन खराब होने लगती है। अब उसे एंटीबायोटिक्स की जरूरत थी। जेसन को पता है अगर मेडिसिन नहीं मिली रूथ मर सकती है और घर में एंटीबायोटिक नहीं है। अब जेसन के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, बाहर जाना। जेसन घर की फ्लोर खोदना शुरू करता है। एन और ग्रैम को लगता है कि जेसन पागल हो गया है, लेकिन जेसन रुकता नहीं है। इवेंचुअली वो सीवर लाइन तक पहुंच जाता है और सीवर पूरे नाइवा रोड के हाउस से कनेक्टेड होता है। जेसन को याद आता है कि रिचार्डसन फैमिली के ग्रैंडसन मैक्स का कनेक्शन डेंटिस्ट्री से था। हो सकता है उनके घर में एंटीबायोटिक मिल जाए। एंड डिसाइड करती है कि वो सीवर के थ्रू रिचार्डसन के घर में जाएगी। जेसन उसके लिए कम्युनिकेशन सिस्टम और कैमरा अरेंज करता है। एंड डार्क सीवर में एंटर करती है। एंड रिचार्डसन के घर पहुंचती है। हाउस कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय होता है और वहाँ मिसेज और मिस्टर रिचार्डसन की डेड बॉडीज मिलती है। एंड शॉक हो जाती है, लेकिन उसे एंटीबायोटिक मिल जाती है। इसी वक्त बाहर बारिश शुरू हो जाती है। एंड जल्दी से सीवर की तरफ रिटर्न करती है, लेकिन एक मॉन्स्टर रिचार्डसन के घर में घुस जाता है। एन चुप जाती है, लेकिन मॉन्स्टर उसका पीछा करता है। एन गन निकालती है और क्रिएचर पर फायर कर देती है। किसी तरह जेसन उसका हाथ पकड़कर उससे सीवर से बाहर खींच लेता है। फिर वो टनल को हैवी स्टोन से ब्लॉक कर देता है। एंड मेडिसिन लेकर वापस घर आ जाती है। रूथ को एंटीबायोटिक मिल जाती है और रूथ बच जाती है। लेकिन अब मॉन्स्टर को पता चल चुका है कि इस घर में अभी भी इंसान जिंदा है। ग्रैम कहता है उन्हें मॉन्स्टर को किल करके बाहर निकलना होगा। जेसन पहले एग्री नहीं करती, लेकिन एन भी समझ जाती है अगर वो इसी घर में रहे तो एक दिन मॉन्स्टर्स उन्हें जरूर मार देंगे। इसलिए फैमिली एक प्लान बनाती है। कुछ चीजों से रस्सी, क्रोसबॉ, ऑयल बॉम्ब और ऑटोमेटिक मैकेनिज्म प्रिपेयर किया जाता है। मॉन्स्टर एंटर हुए तो हम उनको मार सकते हैं। प्लान सिंपल था, मॉन्स्टर को अंदर लाओ और उसे ट्रैप कर दो। बारिश दोबारा शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार कुछ अलग है। घर के अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है। फैमिली ऊपर की तरफ भागती है। मॉन्स्टर उनका पीछा करता है। एन एक ऑयल बॉम्ब थ्रो करती है। क्रिएचर की बॉडी पर आग लग जाती है। जेसन क्रॉसबो से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन शॉट मिस हो जाता है। मॉन्स्टर जेसन को पकड़कर पानी में गिरा देता है। एन उसे बचाकर स्टेयर्स की तरफ खींचती है। सब ऊपर की तरफ पहुंचते हैं, लेकिन पर भी पानी भर ही रहा था। ग्रैम जेसन का क्रॉसबो रेडी करता है। सब पानी में एंटर करते हैं। मॉन्स्टर उनकी तरफ आता है। जेसन फाइनली एम करता
देता है और शॉट हिट हो जाता है। क्रीचर ट्रैप में फंस जाता है। क्रॉसबो की रोप कार के मैकेनिज्म से कनेक्ट होती है। क्रीचर के हिट करते ही कार एक्टिव हो जाती है और हाउस के दूसरे ट्रैप भी एक्टिव हो जाते हैं। पानी एक होल के थ्रू बाहर ड्रेन होने लगता है। फैमिली फाइनली सांस ले पाती है। मॉन्स्टर रस्सी में ट्रैप होता है। जेसन नाइफ लेकर उसके पास जाता है। वो क्रीचर को ऑर्डर देता है दरवाजा खोलो, लेकिन क्रीचर रेस्पॉन्स नहीं करता। जेसन उसे किल करने के लिए रेडी होता है। तभी रूथ उसे रोक देती है। रूथ कहती है अगर हम इसे मार देंगे तो हम कभी बाहर नहीं जा पाएंगे। जेसन क्रीचर को ध्यान से देखता है और पहली बार उसे कुछ नजर आता है। क्रीचर भी डरा हुआ था। वो भी पैनिक कर रहा होता है। वो फैमिली को सिर्फ अटैक नहीं करना चाहता, वो खुद भी ट्रैप्ड है। तब जेसन को रूथ की पुरानी बात याद आती है। रूथ पहले ही कह चुकी थी वो फ्रेंडली है। जेसन को समझ आ जाता है कि क्रीचर एलियंस नहीं है, ये अर्थ के ही क्रीचर हैं। समुद्र उनका घर है और ह्यूमंस ने धीरे धीरे लैंड पर इतना एक्सपेंशन कर दिया कि नेचर का बैलेंस डिस्टर्ब हो गया। ये क्रीचर शायद ह्यूमंस को पनिश करने नहीं, अपना घर वापस लेने आए हैं। जेसन नाइफ नीचे कर देता है, फिर उस क्रीचर की रोप्स काट देता है। अपना वेपन भी साइड में रख देता है। क्रीचर कुछ सेकंड जेसन को देखता है, फिर वो मेन डोर खोल देता है। जेसन एंड रूथ और ग्रैम पहली बार घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन जैसे ही वो बाहर आते हैं बहुत सारे मॉन्स्टर उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। फैमिली को लगता है अब सब खत्म, लेकिन जिस क्रीचर को जेसन ने छोड़ा था वो आगे आता है और बाकी मॉन्स्टर को सिग्नल देता है कि इनको छोड़ दो। राइजिंगली मॉन्स्टर पीछे हट जाते हैं और समुद्र की तरफ लौट जाते हैं। फैमिली बच जाती है और तब उनके पीछे उनका पुराना घर पूरा धंस जाता है, मतलब नीचे कोलैप्स होने लगता है। अगर फैमिली कुछ देर अंदर होती तो उनकी वहीं मौत हो जाती। बारिश रुक जाती है। फैमिली अपने पड़ोसियों को देखती है, लेकिन अब वहाँ वो पुरानी सिटी या पुराने लोग नहीं है। हर तरफ पेड़ ही पेड़ थे, जंगल ही जंगल था। ह्यूमन सिविलाइजेशन का फुटप्रिंट बहुत कम रह गया है। जेसन को सामने एक बोट नजर आती है, वही बोट जिसके बारे में उसने पहले जोक किया था। फैमिली जरूरी सामान लेकर बोट में चढ़ जाती है और अननोन फ्यूचर की तरफ निकल पड़ती है। सबसे इंटरेस्टिंग मोमेंट एंडिंग में आता है। रेडियो पर एक सर्वाइवर की वॉइस सुनाई देती है, मतलब जेसन और उसकी फैमिली दुनिया में अकेली नहीं है, कहीं और भी लोग सर्वाइव कर रहे हैं। रूथ नरेशन करती है और तब समझ जाता है नरेटर खुद रूथ थी। उसकी फैमिली बच गई और अब वो एक न्यू वर्ल्ड में जर्नी कर रहे हैं। तो एक्चुअल में मॉन्स्टर का पर्पस क्या था? ह्यूमंस ने अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते बढ़ाते फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय किए, लैंड ऑक्यूपाई की, नेचर रिसोर्स कंज्यूम किए और दूसरी स्पीसीज के हैबिटेट्स को डिस्टर्ब किया। जब ह्यूमंस कन्फाइंड हुए, नेचर ने धीरे धीरे अपना स्पेस वापस लेना शुरू किया। तो दोस्तों, द लास्ट हाउस की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि मूवी में मॉन्स्टर को सिर्फ विलन नहीं बनाया गया। शायद असली विलन वो क्रिएचर नहीं थे, शायद असली प्रॉब्लम इंसान खुद था। जिस प्लैनेट को हम अपना घर समझते हैं, उस प्लैनेट पर सिर्फ ह्यूमंस का हक नहीं है। जितनी ये दुनिया हमारी है, उतनी ही उन एनिमल्स और क्रिएचर्स की भी है जो इस इकोसिस्टम का पार्ट है। जेसन की फैमिली इसलिए सर्वाइव नहीं करती क्योंकि वो सबसे पावरफुल थी, वो इसलिए सर्वाइव करती है क्योंकि आखिर में समझ लिया कि सामने वाले को हराना जरूरी नहीं, कभी कभी उसे समझना भी जरूरी है। और रेडियो पर आई वो अननोन सर्वाइवर की आवाज एक बात क्लियर कर देती है, द लास्ट हाउस की कहानी खत्म नहीं हुई। तो दोस्तों, आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जितना ज्यादा हो लाइक करें, शेयर करें।